अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.3 जो कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको पहले बता दूं कि ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वो इसी टॉपिक से लिया गया है। अब आइए ज़रा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है इस टॉपिक में से। तो कहता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करो और इसको एक्सप्लेन भी करो, तो हम करेंगे। इसके बाद वो कहता है कि डिस्कस इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, के वेक्टर प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करो, तो हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। अच्छा, एक और तरीका है, उस तरीके से भी वो पेपर में इसको दे सकता है, वो जानना भी ज़रूरी है। वो आपसे पूछेगा कि डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट डाउन इट्स टू एग्जाम्पल्स, डिस्कस एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सप्लेन इट्स एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके से पूछेगा। तो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में आए तो आप याद रखें कि आपको कम से कम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर लिखनी है, और उससे पहले इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और कम से कम 2 एग्जाम्पल्स लिखने के बाद ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करवाऊँगा व्हाइट बोर्ड पर, जिस तरीके से आप बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करके फुल मार्क्स ले सकेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कितना लिखना है और कितना याद करना है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी आते हैं, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला टॉपिक और ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको कंप्लीट लास्ट तक वॉच करना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक काम करें कि आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि जो वाइट बोर्ड पर लिखा जाए वो आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं पिछले टॉपिक के बारे में, क्योंकि वो वाला टॉपिक इसके साथ इंटरलिंक है। अगर आप इस वीडियो में न्यू आए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इससे पिछली वीडियो जो कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी हमें मिले, अगर वो स्केलर हो, तो फिर इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना, उनका प्रोडक्ट लेना। तो अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और जो हमें क्वांटिटी मिले वो भी वेक्टर ही हो, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट करें हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी होती है मोमेंट आर्म, ठीक है, या इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, ये वेक्टर है। जब हम इसको फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि खुद एक वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ना हमें मिलता है टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क खुद एक वेक्टर है, यानी हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला, जो क्वांटिटी मिली, वो भी वेक्टर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पिछले में हमने पढ़ा था जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें वर्क मिलता है, वर्क स्केलर है। तो दो कंडीशंस हैं, दो सिनेरियो हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको स्केलर मिले तो स्केलर प्रोडक्ट,
और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपको क्वांटिटी मिले अगर वो वेक्टर ही हो तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। लेट करें आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करें तो आप अगर x y को सीधा सीधा इस तरह लिख लें, दरम्यान में कोई साइन ना भी लगाएं, तो फिर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्रॉस का जो है साइन भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से अगर मैंने x को y के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो मैं x डॉट y भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हैं आपने ब्रैकेट भी यूज़ की हुई है। आप इकट्ठा लिख दें, ये भी यही शो कर रहा है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्रॉस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये किया कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जो क्वांटिटी मिले वो स्केलर हो, तो फिर हम यहाँ पर इन दोनों का, अब हमने प्रोडक्ट तो लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर इस केस के अंदर हम एक मखसूस साइन को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसी को यूज़ करेंगे, और वो है डॉट वाला। यानी जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें स्केलर क्वांटिटी मिले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है? डॉट ही यूज़ करना है। यानी अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए दरम्यान में क्रॉस लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, या आप इनको वैसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, वो भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने जो यहाँ पर साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया है स्केलर प्रोडक्ट में साइन, आपने वही यूज़ करना है। इस तरह हम मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क मिला, टॉर्क वेक्टर है। तो आपको पता चल गया दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिला। तो जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको वेक्टर क्वांटिटी मिले तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का साइन ही यूज़ करना है। अगर क्रॉस के अलावा कोई और कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो वो आपका गलत तस्वुर किया जाएगा, उसको एग्जामिनर क्रॉस कर देगा। तो ये थी रिकॉल। अब मैंने आपको बता दिया कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्ट मिले वो वेक्टर क्वांटिटी हो। तो अब ये जो हमने प्रोडक्ट लिया है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, इस प्रोडक्ट लेने को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं, चूँकि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पेशल क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन की हेडिंग देते हैं और डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिले तो देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखें स्केलर प्रोडक्ट का समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये वाला टॉपिक बिल्कुल उस जैसा है, सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है, मेन दो चीज़ों का फ़र्क है। पहली चीज़ ये है कि स्केलर प्रोडक्ट में एक तो डॉट यूज़ होता है, इसमें क्रॉस यूज़ होगा, जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। दूसरा जो सबसे मेन फ़र्क है, सबसे मेन वो ये है कि उसमें कॉस थीटा यूज़ होता है स्केलर प्रोडक्ट में, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, डॉट की जगह क्रॉस आएगा और कॉस थीटा की जगह क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो ये दो छोटे से फ़र्क है, बाकी उसकी करैक्टरिस्टिक और इसकी करैक्टरिस्टिक सेम है, हेडिंग्स भी सेम है, थ्योरी भी सेम है, एंगल भी हम सेम पुट करेंगे, रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट आएंगे, लेकिन टॉपिक्स दोनों क्या हैं? सेम है। तो इसलिए आपका इससे जो पिछला टॉपिक है, अगर आपने नहीं समझा, न्यू है इस वीडियो पे, तो उसको आप ज़रूर समझे, मैं आपको दोबारा फिर सजेस्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला लिखते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन एज। लेट करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर को हमने ए का नाम दे लिया और सेकंड वेक्टर को हमने बी का नाम दे लिया। तो इनके वेक्टर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। यानी ए डॉट बी हो तो ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, और अगर ए क्रॉस बी हो तो फिर ए बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने बात की है कि दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें अगर वेक्टर क्वांटिटी मिले तो फिर हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ए की मैग्नीट्यूड ये भी स्केलर, बी मैग्नीट्यूड ये भी स्केलर, इसके ऊपर एरो नहीं है, साइन थीटा भी स्केलर है, तो ये साइड तो फिर स्केलर होगी, तो फिर डेफिनेशन तो रॉन्ग हो जाएगी।
तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, यहाँ पर ना हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है एन हैट। एन हैट एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करता है, और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ज़रा इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जब हम मोमेंट आर्म को या पोजीशन वेक्टर को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो हमें टॉर्क मिलता है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, हमें जो क्वांटिटी मिली वो भी वेक्टर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो टॉर्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है किसका? पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ का। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको आप पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इसका फॉर्मूला ज़रा हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल के साथ शो करते हैं कैपिटल एल, इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। क्या मतलब कि जब हम पोजीशन वेक्टर आर को लीनियर मोमेंटम पी से मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि दोनों वेक्टर्स हैं तो दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम खुद एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जो क्वांटिटी मिली वो भी वेक्टर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ दो मेंशन की हैं, दो ही काफ़ी हैं। तो डेफिनेशन, फार्मूला और एग्जांपल्स ये लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप लॉन्ग शुरू करेंगे तो डेफिनेशन, फार्मूला और एग्जांपल्स ये आपने लिखनी है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये चॉइस पे है। आप इन तीनों को लिखने के बाद डायरेक्ट करैक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट कर दें। अगर इसको लिखना चाहें थोड़ा सा तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसका मसला नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, इसको पहले हम यहाँ पर डायग्राम की मदद समझते हैं। लेट करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर को कैसे शो करते हैं? इस तरीके से शो करते हैं कि हमारे पास एक लाइन होती है और लाइन की एक साइड पर हम एरो बना देते हैं। तो ये वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो कि हम चैप्टर नंबर 2 की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं। लेट करें मेरे पास ये वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहीं से हम शुरू करवाएंगे, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हम सेम रखेंगे। ये हमारे पास वेक्टर है बी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इससे पहले ये भी बता दूं कि हमारे पास तीन तरह के एक्सिस होते हैं। आप जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। आम तौर पर आपकी एफएससी या की फिज़िक्स के अंदर हम एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लेट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है। जिस तरीके से लेट करें, मैं इस तरीके से चल के जा रहा हूँ, इस तरीके से जा रहा हूँ तो मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, या मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो मैं किधर जा रहा हूँ? एक्स एक्सिस। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। अब इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। लेट करें आप किसी लिफ्ट में हैं और लिफ्ट में आप किसी ऊपर वाली मंजिल या इमारत में जा रहे हैं, तो यानी आप वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जी एक्सिस क्या होता है? जी एक्सिस इस तरीके से होता है कि लेट करें कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से बाहर आ रहा है या फिर वो इस तरीके से इनवर्ड जा रहा है, तो ये क्या है? इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं जी एक्सिस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपको पहले ही बता दूं इसके बारे में कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक्सिस किस तरीके से आपने जो है वो याद रखने हैं। यहाँ पर ये तीन क्वांटिटीज हैं, दो मल्टीप्लाई हुई हैं और एक जो मिली है वो तीसरी है, ठीक है ना, और तीनों वेक्टर्स हैं। तो इसमें हमेशा याद रखें ये तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कि अगर लेट करें पोजीशन वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस है और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, तो टॉर्क ऑटोमेटिक अलोंग जी एक्सिस में चला जाएगा। यानी जिसमें ये दो होंगे ना, ये उन जो तीसरा बचेगा उनके परपेंडिकुलर वाला ये उसमें चला जाएगा। लेट करें अगर आर जो है वो जी एक्सिस में है और एफ जो है वो एक्स एक्सिस में है, ये वाला जी एक्सिस में है, ये वाला एक्स एक्सिस में है, तो कौन बचा? वाई बचा ना, तो ये ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा, वाई एक्सिस में चला जाएगा। यानी तीनों जो है वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने जो ए है ना वो इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर चलें इसको मैं थोड़ा सा सीधा बना लेता हूँ ताकि आपको इसका मज़ीद अच्छे से इमेजिनेशन हो जाए। ये मेरे पास वेक्टर ए है। अब आप जानते हैं जो जी एक्सिस है ना, हम बाहर के जानिब लाइन तो नहीं खींच सकते, तो जी एक्सिस अगर पॉजिटिव हो तो हम इस तरीके से शो करते हैं,
नेगेटिव को इनवर्ड इस तरीके से शो करते। तो मैंने इसको बी को अलॉन्ग जी एक्सिस बनाया है। तो हमने लेना है ए क्रॉस बी, ए को बी की तरफ घुमाना है। ये यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा भी होगा, कुछ ना कुछ जिसके अलॉन्ग हम घुमा रहे हैं। अब राइट हैंड रूल किस तरीके से लगाना है जरा ध्यान के साथ समझिएगा। आपने अपना जो राइट हैंड है ना, इसको पहले तो स्ट्रेच करना है, इस तरीके से ढीला मेला नहीं छोड़ देना, स्ट्रेच करना है इस तरीके से। आपकी जो फिंगर्स हैं वो अलोंग द फर्स्ट वेक्टर हो, जिस तरफ फर्स्ट वेक्टर, अब देखें फर्स्ट वेक्टर जो है ना वो मैंने लिया है इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, जबकि जो सेकंड वेक्टर बी है वो मैंने अलोंग जी एक्सिस लिया है, या इस तरीके से लेट कर लें या इस तरीके से लेट कर लें। यानी देखें ये अलोंग एक्स एक्सिस ये इनवर्ड है, बी किधर है इनवर्ड है। तो आपने अपने हैंड को स्ट्रेच करना है इस तरीके से, और अपनी फिंगर्स को आपने जिस तरफ फर्स्ट वेक्टर है उस तरफ करना है। अब आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करना है, जो कि हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं। तो ए को बी की तरफ आपने कर्ल करना है, यानी अपनी फिंगर्स को फिंगर्स आपकी ए की तरफ है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ है, उनको जब आप सेकंड वेक्टर यानी बी की तरफ कर्ल करेंगे तो जो आपका सीधा थंब होगा वो शो करेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। अब देखें थंब ऊपर था, तो लिहाजा यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या एन हैट की डायरेक्शन। इसी तरह मैं आपको समझा दूं, लेट करें यही मेरे पास वेक्टर ए है, उसको मैंने दोबारा बना लिया, और ये मेरे पास वेक्टर बी है, इसी को भी दोबारा बना लिया, ये ए और ये बी। अब हम इस तरह करेंगे कि हम बी को ए की तरफ घुमाएंगे। पहले हमने ए क्रॉस बी लिया, अब हम क्या करेंगे बी क्रॉस ए लेकर चेक करेंगे और देखेंगे कि बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आप राइट हैंड रूल लगाएं और यहाँ पर मेंशन करें कि अब हम बी को ए की तरफ लेकर जाने वाले हैं, यानी कि अब बी जो है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर जो है वो कंसीडर होगा। तो आप अपनी फिंगर्स किस तरफ करनी है, टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। अब देखें अब ये ऐसे है, पहले हमने ए क्रॉस बी किया था, अब हम बी को ए की तरफ घुमाएंगे। तो आपने अपनी फिंगर्स किस तरफ करनी है, जिस तरफ फर्स्ट वेक्टर है। इस केस में हमारा फर्स्ट वेक्टर बी बन रहा है, तो बी की तरफ अपनी फिंगर कर लें। अब इसको किस तरफ घुमाना है, सेकंड वेक्टर की तरफ। सेकंड वेक्टर ये है, अब देखिए फिंगर्स तो हम अंदर घुमाते हैं, बाहर की जानिब थोड़ी घुमाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने हैंड को इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें ये हैंड किस तरफ है, अलोंग फर्स्ट वेक्टर। अब आप अपनी फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ जब रोटेट करवाएंगे तो जो आपका थंब होगा वो किसको शो करेगा, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को। और आपने देखा कि मेरा थंब डाउनवर्ड था, तो लिहाजा अब हमारे पास बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से डाउनवर्ड होगी, यानी कि ये हमारे पास अब माइनस एन हैट आएगा। यानी माइनस का मतलब ये है कि अगर पहले डायरेक्शन अपवर्ड थी तो अब डाउनवर्ड है, चूँकि जब कोई वेक्टर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव। अब आप राइट हैंड रूल को समझेंगे और पहली करैक्टरिस्टिक को समझेंगे तो आपके लिए समझना इसको आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी ए एंड बी जो हमारे पास है, इनका जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो इनकी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो है कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। वो हम राइट हैंड रूल से पता चला सकते हैं, विच इज़ डिफाइंड एज। और राइट हैंड रूल की ये डेफिनेशन लिखी है, और डेफिनेशन आपने इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है। ये डेफिनेशन अकेली भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। आपको कहेगा कि स्टेट राइट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का तो वहाँ पर राइट हैंड रूल क्या है वो आप बताएं। तो आप ये वाली डेफिनेशन और ये दो जो डायग्राम्स हैं ये भी आपने ज़रूर बनानी है इसमें। तो क्या है कि रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी, यानी लेट करें मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, कि आपने जो फर्स्ट वेक्टर ए है उसको बी की तरफ घुमाना है थ्रो स्मॉल एंगल। ये मतलब थोड़ा सा स्मॉल एंगल इस तरीके से घुमाएंगे, एंगल तो बनेगा ना घुमाते हुए। एंड कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जिस तरफ आप फिंगर घुमा रहे हैं, फिंगर आप घुमा रहे हैं फर्स्ट को सेकंड की तरफ, तो उस तरफ आप फिंगर को कर्ल करें, अपनी उंगलियों को उस तरीके से अंदर की जानिब मोड़ दें। तो देन द इरेक्टेड थंब, इरेक्टेड थंब का मतलब सीधा अंगूठा, ठीक है ना। देखो अंगूठा तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन नहीं, अंगूठा आपने ऐसे नहीं रखना,
आपने अंगूठे को इस तरीके से सीधा रखना है, इरेक्ट। तो वो जो आपका थंब होगा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वो हमें इस तरीके से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। अगर बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो फिर थंब नीचे हो जाएगा, तो फिर ये नीचे की जानिब डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये सिंपल सी राइट हैंड रूल की डेफिनेशन है और ये है इसकी डायग्राम्स जो आपने इसके साथ बनानी है। अब हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम शुरू कर रहे हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हेडिंग है नॉन कम्यूटेटिव। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सुन लें। पहले को दूसरे से प्रोडक्ट लें, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को पहले से करें, आंसर बराबर आए तो मतलब कम्यूटेटिव। और अगर पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को पहले से करें, यानी ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें और आंसर चेंज हो जाए, यानी पहले आपने ए को बी के साथ क्रॉस लिया, वो आंसर और आया, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बात तो है कि ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। यानी प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करने से अगर आंसर में चेंज ना आए तो वो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं वो कम्यूटेटिव है। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता ही नहीं। अगर आप a डॉट बी ले लें या b डॉट a ले लें तो वो इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा फिर बता दूं कि ये जो फार्मूला है ना, ये वाला, ये आप ज़ुबानी याद कर लें, अपनी फिंगर टिप्स पे कर लें, क्योंकि ये वाला फार्मूला हम अब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं सब का जो स्टार्ट है वो इस सेंटेंस और इस फार्मूला से होगा। तो हम इस फार्मूला को हर कैरेक्टरिस्टिक से पहले कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और उसके बाद उसके अंदर फार्मूला के अंदर हम थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करेंगे और रिजल्ट आता जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान के साथ समझते जाइएगा। तो मैं इस फार्मूला को यहाँ पर लिखने लगा हूँ। आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का ऑर्डर चेंज करेंगे। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन हैट, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए हमारे पास इक्वल आएगा बी ए साइन थीटा एन हैट, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर एन हैट के साथ नेगेटिव लगेगा, क्योंकि जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो एन हैट अपवर्ड होता है, जब बी क्रॉस ए लेते हैं तो एन हैट डाउनवर्ड होता है, और जब वेक्टर जो है वो उल्ट हो जाए, वो ऑपोजिट हो जाए, तो फिर उसके साथ नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यानी राइट हैंड रूल के मुताबिक जो हमारे पास ये दोनों हैं, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। द डायरेक्शन, यानी जो हमारे पास डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ, भाई किसकी डायरेक्शन, ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी विल बी ऑपोजिट, वो ऑपोजिट होगी किसके, विल बी ऑपोजिट टू बी क्रॉस ए, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। कैसे कि ए क्रॉस बी अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, तो हो गई ना डायरेक्शन ऑपोजिट के, एक ऊपर एक नीचे मुखालिफ सिमत में हो गई। तो इसलिए यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, जब डायरेक्शन ही ऑपोजिट होगी तो साथ नेगेटिव लग जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं, तो लिखता हूँ कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब आप इस तरह कीजिए कि ये जो माइनस है इसको शुरू में ले जाए, यानी ये बनेगा माइनस ए बी साइन थीटा एन हैट। भाई बी ए था तो ये ए बी कैसे कर लिया, बेसिकली ये दो नंबर ही हैं, तो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज थोड़ा सा कर सकते हैं, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इस माइनस को ना उस साइड पे ले जाते हैं, ये माइनस को आप एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। अब स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसको शुरू में ले गया, फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं माइनस को ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो शुरू में ले जा सकते हैं, और बी ए को ए भी लिख सकते हैं। फिर माइनस को दूसरी तरफ कैसे ले गए, तो इसको आप मज़ीद समझ लें। अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा, इस तरफ माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो ये बात तो एक ही है। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं और लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, अब हम ये इक्वेशन 1 ये 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 की राइट साइड ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है और इक्वेशन 2 की राइट साइड भी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है, सेम है। तो जब दो इक्वेशंस की एक साइड आपस में इक्वल हो, एक जैसी हो, तो दूसरी को भी आप इक्वल रख सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये ऊपर लिख लेते हैं। मुझे ये थोड़ा सा ये अब रेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर राइट साइड के इक्वल है तो हम लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। देखें ये वाली साइड इक्वल होगी फिर इस साइड के। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, दरमियान में माइनस। अगर दरमियान में माइनस ना आता तो हम बोलते कि ये कम्यूटेटिव है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैंस, यानी हमें पता चल गया कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं आते दरमियान में माइनस के आने की वजह से। तो इसको लिख सकते हैं ये कम्यूटेटिव नहीं आया, नॉन कम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट्स अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, तो आप वहां से लेकर यहाँ तक प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से एमसीक्यू पूछ ले, एमसीक्यू क्या पूछे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दे, कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है या नॉन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव तो इस पे अप्लाई नहीं होता, तो आपने नॉन कम्यूटेटिव ही लगाना है। अब जो मैं आपको करैक्टरिस्टिक करवाने वाला हूँ ये आपने बड़ी ही ध्यान के साथ समझनी है, क्योंकि अगर आपने ये दूसरी करैक्टरिस्टिक ध्यान के साथ समझ ली तो इसके बाद आने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं 3 से 4 वो आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। तो ये है मेरे पास जी सेकंड करैक्टरिस्टिक ये है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो फिर उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, वो हमें निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग क्या दे दी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सेपरेशन के लिए लाइन लगाई है ताकि पता चले कि हम दूसरी करैक्टरिस्टिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पर भी इस करैक्टरिस्टिक के स्टार्ट में लिखा, यहाँ पर भी मैं इसको लिख लेता हूँ। फार्मूला यहाँ पर लिखने के बाद हम उसको बताएंगे कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, और ये मैं आपको पहले भी इससे प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ। देखें लेट करें मेरे पास ये है वेक्टर ए, इस तरीके से मैं वेक्टर ए ड्रा करता हूँ। लेट करें ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है और सेकंड वेक्टर अगर इस तरीके से हो, यानी अगर एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो, सेकंड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो, दोनों सेपरेट एक्सिस में हो, तो फिर आप जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो फिर उनको कहते हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चूंकि हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखते कैसे हैं, और अगर परपेंडिकुलर्स हों तो फिर उनके दरमियान एंगल क्या होता है ये भी मेंशन करेंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हेडिंग दे, उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है ये आप यहाँ पर लिखें पूरा का पूरा कि वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला ये है। फिर उसको हम बताएंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर्स ए और बी जिनकी हम बात कर रहे हैं, कोई से भी दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं, देन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। अब चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो लिहाजा हम फार्मूला के अंदर एंगल 90 डिग्री पुट करके चेक करेंगे कि फार्मूला क्या होता है, यानी दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो फिर क्या बनता है। तो ये वाला फार्मूला है, इसको लिखता हूँ ए क्रॉस बी, यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थीटा हम कितना पुट करेंगे,
90 डिग्री और साथ लगा दिया n हैट, ये लगा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हिंट देना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ कि जो हमारे पास साइन 90 है, क्या है, साइन 90 डिग्री, ये तो हमारे पास 1 होता है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा जी a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 लगाएं और साथ n हैट लगा दें। लास्ट स्टेप क्या है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पर आप 1 के साथ जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आती है। n हैट यहाँ पर जो है वो वैसे आ रहा है, ये सिर्फ a क्रॉस b की डायरेक्शन को शो करने के लिए, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, a क्रॉस b क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, वो किसके को लाया, a b के। तो मतलब इन्हीं की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, a यानी a की मैग्नीट्यूड b यानी b की मैग्नीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिख लेते हैं। हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सॉल्व किया और इस बात को हम यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्ट ये बनेगा कि देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट, देन देयर ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो आपने याद रखना है, जो रिजल्ट वाली लाइन है ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, या नल वेक्टर होता है, या 1 होता है, या 0 होता है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड लगा देना है। और इस तरीके से ये शॉर्ट भी आ सकता है कि प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको प्रूव कर दीजिएगा और ये वाली डायग्राम भी बना दीजिएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, आप ना इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ताकि आपके साथ सामने इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जांपल्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और दो करैक्टरिस्टिक जो है कंप्लीट इस तरह लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आप उसके कंप्लीट मार्क्स ही मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर करैक्टरिस्टिक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और जो थर्ड करैक्टरिस्टिक है वो मैंने, ये जो सेकंड करैक्टरिस्टिक है इसके ऊपर ही करनी है, चूँकि उसकी जो लाइनें हैं, जो उसके सेंटेंस है, थ्योरी है, मैथ है, वो सारी इसी जैसी है। तो इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो फिर उनका जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, पैरेलल वेक्टर्स को। अब स्टूडेंट्स, पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उनको बोलते हैं वो आपस में पैरेलल है। अब ज़रा इस डायग्राम को थोड़ा सा रेज करते हैं। लेट करेंगे मेरे पास फर्स्ट वेक्टर जो ऑलरेडी बना हुआ है और सेकंड वेक्टर भी अगर इसी तरफ हो, जिस तरफ ये फर्स्ट वेक्टर मैंने बनाया है इसी तरफ ही सेकंड वेक्टर हो। अगर फर्स्ट वेक्टर इस तरफ है तो सेकंड वेक्टर भी अगर उसी तरफ हो, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उनको बोलते हैं वो आपस में पैरेलल हैं। और जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ है, तो फिर उन दोनों के दरमियान एंगल का कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि एंगल जो है वो फिर हम कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। एंगल तो तब होता है ना कि जब दोनों की डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क हो, एक इस तरफ हो एक थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो, तो ये देखें दरमियान में थोड़ा सा एंगल बनेगा। लेकिन जिस तरह मैं इसको नीचे करता जाऊंगा तो एंगल कम होता जाएगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो फिर जो है डायरेक्शन, जो एंगल है वो कम होता होता 0 डिग्री हो चुका होगा। तो बात वही है कि पहले हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है, फिर उसको बताएंगे कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, पहले परपेंडिकुलर था तो एंगल 90 था, अब उसको बताएंगे कि जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज सिंपल 0 डिग्री। तो फिर एंगल उनके दरमियान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूला में जहाँ पे हमने 90 पुट किया था, फिर कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। अच्छा, 0 डिग्री पुट कर दिया तो साइन 0 डिग्री फिर क्या होता है, देखिएगा
कि साइन जो 0 डिग्री है अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो ये 0 ही आता है। तो अगर आप यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू लगाएं 1 नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी 0 आएगी। और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आप जानते हैं वो 0 हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 0 नहीं लगा सकते वरना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है ना, जिस तरीके से 0 1 2 3 कोई भी जो नंबर होता है वो स्केलर होता है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अगर नंबर लिखेंगे तो ये तो स्केलर है, दो वेक्टर क्रॉस ले रहे हो जो हमें मिले वो स्केलर वो वेक्टर होना चाहिए। 0 क्या है? स्केलर है। तो इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं 0 के ऊपर और इसको पढ़ते हैं नल वेक्टर। नल का मतलब 0 होता है, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल 0 डिग्री होगा, एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होता है। और 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, लेकिन एन हैट की वजह से इसके ऊपर वेक्टर लगेगा जो कि नल वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल आया? नल वेक्टर के। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो उनका जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो इक्वल आता है किसके? वो आता है जी नल वेक्टर के इक्वल आता है, इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है कि नल वेक्टर क्यों आया, चूँकि एंगल 0 था, साइन 0 0 हो गया तो इस वाली रकम जो है 0 हो जाएगी, लेकिन उसको 0 नहीं पढ़ेंगे, उसको नल वेक्टर पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, 0 स्केलर है, तो लिहाजा हमें उसको वेक्टर बनाने के लिए उसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा और एरो लगाएंगे 0 के ऊपर तो उसको नल वेक्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है आ चुका है। अब आपको ये रिजल्ट की लाइन जो है MCQs में पूछी जा सकती है और आपसे वो कह सकता है कि प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रूव करेंगे और ये वाले डायग्राम भी बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी सेकंड नहीं बल्कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि पहली नॉन कम्यूटेटिव थी, दूसरी हमारे पास परपेंडिकुलर वाली और ये थर्ड थी हमारे पास पैरेलल वाली। इसको भी आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें चूँकि ये इतने ही अब आपको नोट करना है। इसके बाद हम करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी फोर्थ, ये थर्ड थी तो अब कौन सी आएगी? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे, क्या होंगे? एंटी पैरेलल, ठीक है। तो फिर उनका जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जब होंगे तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखें, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, सेम नहीं, क्या हो? आपस में ऑपोजिट हो, यानी अगर एक वेक्टर उस तरफ जा रहा हो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रहा हो, यानी अगर ए उस तरफ है, ये देखें ए मैंने उस तरफ बनाया है, ये थीटा को ज़रा मिटाते हैं, तो बी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ रहा हो, ये है मेरे पास वेक्टर बी, ठीक है, ऑपोजिट। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो कितना बन रहा है? वो तो 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी वो पॉजिटिव एक्स एक्स में है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे ऊपर लाइन 90 वाली होती है और यहाँ पे 180 बन जाता है। तो जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो फिर एंगल कितना लिया जाएगा? 180 डिग्री। तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जस्ट क्या करना है, आपको पहले फॉर्मूला लिख लेना है, हर कैरेक्टरिस्टिक से पहले हम उसको लगा रहे हैं, फिर उसको बताएंगे कि जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, इस हेडिंग्स को ज़रा अच्छा करके दे लीजिएगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, तो देन द एंगल बिटवीन देम इज़ 180 डिग्री, तो उनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो फिर हम यहाँ पर एंगल को 180 डिग्री पुट करेंगे, ये यहाँ पर चूँकि एंटी पैरेलल में एंगल 180 होता है तो 180 पुट करेंगे। और देखिएगा कि साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 लगाएंगे तो फिर वही नल वेक्टर आ जाएगा। तो हैंस व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तब भी उनका वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल आएगा।
और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो तब भी उनका हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ये थी हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम यहाँ पर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व करेंगे जो कि है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, और सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट को भी मैं यहाँ पर ही सॉल्व करूँगा। तो आइए इसको पहले रेज कर लेते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट है, और सेल्फ का पता है आपको, सेल्फ होता है अपने आप के साथ। जब हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो वो भी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट थी, उसकी चौथी एंटी पैरेलल थी, इसकी भी फोर्थ एंटी पैरेलल थी, उसकी थर्ड पैरेलल वाली थी, इसकी भी थर्ड पैरेलल वाली थी, उसकी सेकंड परपेंडिकुलर वाली थी, इसकी भी सेकंड परपेंडिकुलर वाली थी, उसकी फर्स्ट कम्यूटेटिव थी, इसकी क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। तो सेम काम चल रहा है, वो वाला टॉपिक आप अच्छे से समझेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक वेक्टर का उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये फार्मूला है, इसी को कॉपी करें, बस जहाँ पे बी है वहाँ पर भी ए ही लगा दें, जहाँ पर बी है वहाँ पर भी ए ही लगा दें, या अगर बी क्रॉस बी लेना तो जहाँ पर ए है वहाँ पर बी लगा दें, यानी दोनों को सेम कर दें। तो मैंने ए के साथ ले रहा हूँ तो ये बनेगा ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए साइन थीटा एन है। इसको दोबारा लिखते हैं, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये ए का स्केयर बनेगा, चूंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड के नंबर ये मल्टीप्लाई होकर स्केयर बन सकते, इनको नहीं आप कर सकते, ठीक है। साइन थीटा और साथ एन हैट लगाते हैं। अब चूंकि दो वेक्टर सेम हैं तो लिहाजा इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। देखें, दो वेक्टर्स एक जैसे हैं, एक जैसे वेक्टर्स होते ही तब हैं जब उनकी लेंथ भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, यानी सेम वेक्टर्स तो तभी होंगे ना जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो एक जैसे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, अगर डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन एक जैसी हो, तो वो दरमियान में फिर एंगल 0 डिग्री बनता है, यानी सेम वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, ये बात है। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आप पुट कर दें तो ए क्रॉस ए, अच्छा ए क्रॉस ए को क्या पढ़ते हैं, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी दोनों वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए का ए के साथ ही लिया तो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, ये बनेगा ए का स्केयर, और साइन थीटा कितना पुट करना है, 0 डिग्री, और साथ एन हैट लगा दें। अब आप यहाँ पर हिंट देंगे कि हमारे पास जो साइन 0 डिग्री है, हिंट ज़रूर दीजिएगा, वो 0 होता है, हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं पैरेलल वेक्टर्स में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर साइन 0 0 होता है, और साथ एन हैट लगा दें। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है, लेकिन चूँकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो 0 लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर आना चाहिए, तो लिहाजा हम क्या लगाते हैं, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं नल वेक्टर फिर, ठीक है। 0 के ऊपर अगर लगा हो, अगर क्या लगा हो, वेक्टर का सिंबल लगा हो, एरो का सिंबल लगा हो, तो फिर उसको क्या पढ़ते हैं, नल वेक्टर पढ़ते हैं। तो हेंस सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए क्या पढ़ते हैं, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर के इक्वल आया। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट होता था इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ये आता है नल वेक्टर के इक्वल आता है। तो आपको उसका रिजल्ट इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर आप रिजल्ट की हेडिंग भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें ना बात ये है कि आपकी बुक के अंदर ना इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व नहीं किया गया। यूनिट वेक्टर आई जे के को बोलते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी भी वेक्टर का उसके साथ उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जिस तरीके से आई क्रॉस आई, ठीक है, एक वेक्टर का उसी के साथ, या जे क्रॉस जे लेंगे, या अगर आप के क्रॉस के करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस लेंगे तो वो नल वेक्टर ही आएगा। आई क्रॉस आई हो, ए क्रॉस ए हो, जे क्रॉस जे हो, बी क्रॉस बी हो, तो जो भी हो वो क्या आएगा, वो नल वेक्टर आएगा। तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, हमारी एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रहती है, उसको आइए सॉल्व करते हैं। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पर बात ये है कि ये पैरेललोग्राम मैंने बना दी, इसकी एक साइड को वेक्टर ए का नाम दे लिया, एक साइड को वेक्टर बी का नाम दे लिया। अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर बी है ना, इसका यहाँ पर हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं और इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं।
लेट करें ए और बी जो है इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो कोई ना कोई बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अगर बी है तो ये बी का एक्स कंपोनेंट बनेगा और जो ये है ये बी का वाई कंपोनेंट बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा, और ये वाला बी कॉस थीटा बनेगा, इसकी हम बात नहीं कर रहे। तो ये मैंने बना ली पैरेललोग्राम। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज गिवन एज, अब देखें ए क्रॉस बी जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन हैट, ये होता है, ठीक है, साइन थीटा एन हैट। लेकिन जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, ये देखें ये मैंने इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, तो इस तरफ मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसको आप यहाँ रहने दें, ये बाकी तो वैसे ही स्केलर है, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, ये फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड को इस तरीके से, ये जो दो वर्टिकल लाइनें हैं, अगर आप ए क्रॉस बी को दो लाइनों में, दो दीवारों में बंद कर देंगे, उसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड। ये दो लाइनों को क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिएगा मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मेरे पास आया, इसको मैं लिखता हूँ ए अलग लिख लेता हूँ और इसको लिखता हूँ बी साइन थीटा, क्या लिखता हूँ, बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने इस डायग्राम का सहारा लेना है और थोड़ा सा हिंट देना है, ठीक है, और वो हिंट जो है वो क्या देना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, ये आपने बड़ी ध्यान के साथ इस चीज़ को देखना है। तो मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ कि फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम ये आपने यहाँ पर बनानी है, इसके सामने यहाँ पर बना लीजिएगा, जब आप इसको पेपर में सॉल्व करेंगे ये इस साइड पे मैथ हो जाएगी और उसके सामने ये डायग्राम बन जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम जो है डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप लिख सकते हैं। इस डायग्राम में जो हमारे पास, इसको चले आप नाम भी वैसे दे सकते हैं, इस साइड को ओ का नाम दे लें, इसको पी का नाम दे लें, इसको क्यू का नाम दे लें, ओ पी क्यू, इसको आर का नाम दे लें, इसको एस का नाम दे लें, ए बी सी डी ई का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम रख लें। फ्रॉम डायग्राम, इस डायग्राम में हमारे पास जो इस डायग्राम की दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी लेंथ है, जारी बात है, और एक इसकी हाइट भी है, चूँकि चार साइडों वाली शेप है ना, तो मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले ये दो शेप रेज कर दी। लेंथ होती है ऐसे, इसकी लेंथ क्या है, ओ से आर तक, ओ से आर तक है लेंथ, है इसकी ओ से आर तक, और ओ से आर जो है वो किसके इक्वल है, वो तो भाई ए के इक्वल है, वो है ए के इक्वल। अच्छा, हाइट होती है ऐसे ऊपर, अब ये एस तो नहीं ऊपर जा सकती है, तो तिरछा है, ऊपर तो ऐसे सीधा जाएंगे, तो ये जो हाइट है वो क्या है, एस से पी तक, क्या है, एस से पी तक, या ये किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के इक्वल है। तो सो हमारे पास ये जो ए क्रॉस बी है ऊपर वाला, ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी जो है, अब इसको दोबारा लिख रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये इसकी लेंथ है ओ से आर तक, और ओ से लेकर आर तक, यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ठीक है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इसकी ले रहे हैं, इसके ऊपर मैं एरो नहीं लगा रहा, मतलब ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और हाइट इसकी ये है बी साइन थीटा, देखो ऊपर की जाने, इसका मतलब ये जो ए है, ए क्या है, ओ आर है बेसिकली, और बी साइन थीटा क्या है, एस से पी तक है, एस से पी तक है। एक स्टेप दोबारा यहाँ पर इसको लिखते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास इक्वल आया, ओ से आर तक ए है, यानी हमारे पास ओ से आर तक ए है, और ये लेंथ है, यानी ओ से आर तक इस पैरेललोग्राम की लेंथ है, इस तरीके से ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो ओ से आर जो है वो लेंथ है, इसको हम लेंथ का नाम देते हैं। और एस से पी जो है वो बी साइन थीटा को हमने एस से पी पुट किया, और एस पी जो है वो क्या है, बी साइन थीटा, यानी ये इसकी हाइट है, क्या है, ये हाइट है। दोबारा फिर देख लें, सिंपल है, इसमें जो ए है वो ओ आर है, ये इतने यहाँ से यहाँ तक ओ आर ए है, और यही ओ आर अगर ए है तो यही इसकी लेंथ है, चूँकि ओ आर लेंथ है, इसको ए से शो कर रहे हैं, बी साइन थीटा एस से पी तक है, और ये क्या, ये हाइट है। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, भाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट तो किसका फार्मूला होता है, एरिया का, और ये हमने किसकी लेंथ और किसकी हाइट ली, इस पैरेललोग्राम की, तो इसका मतलब लेंथ, ये इसको तो वैसे ही लिखो ना, ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट, और ये लाइनें मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, किसका फार्मूला बनता है, एरिया का, तो हम लिख लेते हैं एरिया। तो भाई इसका एरिया
हमारे सामने डायग्राम बनी हुई है, हम एरिया लिया है पैरालेलोग्राम का, पैरालेलोग्राम, तो ये बन गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट कि हैंस, यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा मैं रिजल्ट कैसे लिखता हूँ, हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये है लाइनें मैग्नीट्यूड है और अंदर वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो इसी को हमने यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया। ये लास्ट करैक्टरिस्टिक है, इसको मैंने अच्छे से समझाना मुनासिब समझा, चूँकि ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट किस इक्वल होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती है, एरिया ऑफ स्फीयर होती है। तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही अब हमने लगाना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, सेम स्टेप बाय स्टेप सारी करैक्टरिस्टिक सॉल्व करके दी, एक यहाँ पे की, बाकी इससे पिछले वाइट बोर्ड में हम करते आए हैं। इस तरीके से आप पेपर में इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर के अंदर आपने 4 करैक्टरिस्टिक्स कम से कम सॉल्व करनी होती है, मैंने 6 करवाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर जो है, ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।